हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सीए फाउंडेशन। आपके सीए फाउंडेशन में पहला पेपर जो रहता है दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीए कोर्स में आपके हर लेवल पे ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है। इवन आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सीए हुए बाद भी ये सब्जेक्ट ऐसा है जो रेगुलरली यूज करना होता है। तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ और फिर हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे। मैंने अपनी सीए की पढ़ाई शुरू किया, स्टार्टेड सीए कोर्स इन 2006। 2006 में ये सीए कोर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू किया। इसके स्टडी में आपको पता होगा कि सीए इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप शुरू होती है। जो सीए के अंडर में हमको ट्रेनिंग करना होता है वो आर्टिकलशिप मैंने पुणे से की है। मेरी सीए की पढ़ाई भी सारी की सारी पुणे से। फिर वहाँ पे आर्टिकलशिप किया मैंने पुणे में और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, बिकेम सीए इन 2011। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बना बेटा? 2011 में मैं सीए बना। फिर 2012 से स्टार्टेड टीचिंग इन 2012। 2012 से टीचिंग शुरू किया। पहले आप लोगों का सीपीटी कहा रहता होता था, सीए फाउंडेशन को सीपीटी के नाम से बुलाते थे। तो सीपीटी लेवल पे पढ़ाया, अब उसको सीए फाउंडेशन कहते हैं। ओके, सीए फाउंडेशन नाम से कहते हैं उसका। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाता हूँ और कुछ बैच सीए फाइनल की भी लिए। अब सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, तो मुझे लगा हमेशा से शुरुआत से ही कोई भी एक सब्जेक्ट में मुझे स्पेशलाइजेशन करना था। और मैंने सोचा कि अकाउंट्स मेरा स्टूडेंट लाइफ में भी स्ट्रांग रहा था और मुझे लगा कि एक सब्जेक्ट में ही कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है, उसी में स्पेशलाइजेशन लेना है। तो हमेशा मैंने अकाउंटिंग सब्जेक्ट ही पढ़ाया, फिर फाउंडेशन लेवल हो, इंटर लेवल हो या फिर फाइनल लेवल हो। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर लेवल पे ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है। तो मैंने अकाउंट सब्जेक्ट में ही फोकस किया। तो मुझे लगा ऐसा कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट में सीए तो बन गया और जो सीए होते उनके स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स तो बहुत होते, लेकिन जो दूसरी अगर आप कोर्सेज सीएस में देखोगे तो वहाँ पे लॉ में बहुत ज़्यादा डीप में लॉ रहता है। उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में अकाउंटिंग सब्जेक्ट बहुत डीप में होता है। एज कम्पेयर टू सीएस हम बोले तो वहाँ पे उतना उनको नहीं होता अकाउंटिंग सब्जेक्ट, उनका लॉ बहुत डीप में होता है। तो मुझे सीए तो बन गया था, वहाँ पे अकाउंट सारा पढ़ रखा था। सीए बना तो अकाउंट्स बहुत अच्छे से आता था। लेकिन मुझे लगा कि जब एक ही सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है, इसी पे कंसंट्रेट करना है, तो कहा करते थे वो अभी बहुत टेक्निकल चीज़ है, आपको बहुत वक्त है चीज़ पे आने, बाद में हम बात करेंगे। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके होता है चीज़। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है सब कहते थे। मैंने भी पढ़ा था सीए फाइनल में। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ और मुझे सीए कोर्स के अलावा भी कुछ और करना है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट में ही करना है। फिर क्यों? क्योंकि मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी में और कुछ चीज़ हम करें। तो एक आईएफआरएस नाम की चीज़ होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है। जो इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसको मैंने, इसकी एग्ज़ाम होती है बहुत फेमस, डिप्लोमा इन आईएफआरएस। आईएफआरएस मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम एसीसीए, जो एक यूके का इंस्टीट्यूट है। ये एग्जामिनेशन मैंने क्रैक किया, डिप्लोमा इन आईएफआरएस। ओके, फिर ये भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, बहुत टेक्निकल होता है। उसके बाद एक और अकाउंटिंग से रिलेटेड कंसेप्ट है, इंडेस कहते हैं उसे। उसकी एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है आईसीआई। सो इंडेस की एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, व्हाट इज आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
एग्जामिनेशन, ओके, ये कौन कंडक्ट करता है? आईसीएआई। फिर इसे भी किया और ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा, आईएफआरएस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, ओके। उसके बाद मैं कहना भूल गया पहले, एक बीकॉम भी साथ में किया, बैचलर इन कॉमर्स, ओके। तो बस ज्यादा नहीं, क्या क्या चीज हुई है? पहला सीए, डिप्लोमा इन आईएफआरएस, इंडेस, और फिर इसके बाद बीकॉम, ओके। बहुत रिग्रेट होता है मुझे, मेरे सीए फाइनल के एग्जामिनेशन से क्लैश हुई थी एलएलबी की एग्जामिनेशन, तो एलएलबी फाइनल तक आ गया था लेकिन एग्जाम नहीं दे पाया, तो उस वक्त आस पास हुआ था एग्जामिनेशन, तो इसके बाद इतना बिजी हुआ दिया नहीं, लेकिन आज भी सोचता हूँ कि एलएलबी को फाइनल ईयर दे के खत्म कर दे। एनीवेज, ये मेरा एजुकेशन रहा बेटा। अब रही बात कि मैं आता हूँ टीचिंग पे। जैसे मैंने आपको कहा कि टीचिंग मैंने 2012 से शुरू किया, लेकिन सेंट्रल इंडिया में पढ़ाने के अलावा, नागपुर में पढ़ाने के अलावा बहुत सी जगह पढ़ाया, स्पेशली इन साउथ, इन केरला। केरला में कोची में पढ़ाया फेस टू फेस क्लासेस, कैलीकट में पढ़ाया, त्रिशूर, कन्नूर, बहुत सी जगह, दूसरी जगह भी वहाँ पे पढ़ाया हूँ। सो ये टीचिंग एक्सपीरियंस है। एक्सपर्टाइज सिर्फ अकाउंटिंग सब्जेक्ट में ही करना था, तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट में ही कॉन्सेंट्रेट किया, इसीलिए उससे रिलेटेड कोर्सेज और इंटरनेशनल कोर्स और फिर नेशनल कोर्स और कुछ भी अलावा उसके करते रहा। अब ये सब्जेक्ट जो आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये तो मैंने मेरे बारे में आपको बता दिया जो बताना था। अब प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग अपने आप में जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, मैं इसको शॉर्ट में अकाउंटिंग सब्जेक्ट ही कहूंगा। अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इस चीज को हम समझते बेटा। और मैं सजेस्ट करूंगा, अभी तो ठीक है, मैं आपको जब आगे कहूंगा कि लिखना रहेगा, तो मैं बहुत सी चीज़ें होती है कि आपके नोट्स में तो सारी चीज़ें मेंशन है, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ें बनाता हूँ, लिखता हूँ। तो जैसे हम चैप्टर शुरू करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने भी उस चीज़ को प्रॉपर लिखते जाना। जब मैं लिखता हूँ मैं आपको कह दूंगा, डोंट वरी, अभी सिर्फ आप मेरी बातों को सुनिए अच्छे से बेटा, ओके। अब सबसे पहले आपका सीए फाउंडेशन होता है। आपने सीए कोर्स अब शुरू करने जा रहे, सबसे पहले आपका होता है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में आपका पेपर नंबर 1, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट का आपका नाम है, जो कि पहला पेपर है आपका। ये आप पढ़ रहे बेटा सीए फाउंडेशन लेवल पे। कहां पे आप ये देखेंगे? सीए फाउंडेशन लेवल पे। अब ये पेपर ऐसा है अकाउंटिंग के, आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे साथ नहीं छोड़ेगा मैं आपको बताता हूं। अब इसके बाद आप जाएंगे बेटा सीए इंटर लेवल पे। सीए फाउंडेशन आप पाइए, आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। आप गए सीए फाउंडेशन लेवल के बाद आपने पास कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर आप आए सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। सीए इंटरमीडिएट आप इसको ऐसा मानिए जैसे कि बिल्डिंग बन रही है बेटा। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे अकाउंट्स पेपर एक बार नहीं है आपका, दो दो बार है। अभी इंटर लेवल पे आप देखेंगे दो ग्रुप होते, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो दो बार अकाउंटिंग पेपर, अलग अलग चैप्टर रहेंगे ऑब्वियसली। तो मतलब यहाँ पे जो 100 मार्क्स का पेपर है, तो यहाँ पे आपका ये 100 मार्क्स का है, तो यहाँ पे इंटर पे 200 मार्क्स का हो जाएगा ही, क्योंकि आपके कितने पेपर रहेंगे वहां पे? दो अकाउंटिंग पेपर है। 100 मार्क्स के कितने पेपर है? दो अकाउंटिंग है, ओके, दिख रहा है वो, ओके यस। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का एक बार, फिर दूसरे पर और एक बार होगा, तो आपका दो बार हो गया। दो बार आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 200 मार्क्स का हो गया। वहां पे पेपर नंबर 1 है, पहला पेपर है, उसमें वहां पे अकाउंटिंग नाम से कहलाता है। और आपका एक पेपर नंबर 5 रहेगा, वहां पे जो है टोटल 8 पेपर होते हैं आपका, सॉरी, पेपर नंबर जो 5 है बेटा, वो वहां पे एडवांस अकाउंटिंग के नाम से कहलाता है। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कोई इंटर हमको पढ़ना नहीं है अभी, लेकिन जो पेपर यहाँ पे 100 मार्क का है अकाउंटिंग, इंटर लेवल पे भी आपको पढ़ना है।
अब आप मेरे को बताइए कि जो सब्जेक्ट आपने यहाँ पे पढ़े हो वही आपको ऑब्वियसली उसका एडवांस वर्जन हमको आगे चल के पढ़ना है। आप मानिए ये बिल्डिंग है बेटा, ये बिल्डिंग में आपका फाउंडेशन लेवल है, पहला फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बोलना चाहिए। अगर आपकी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर जो सीए फाउंडेशन है वो अगर वीक रहा तो ऊपर की बिल्डिंग, ऊपर के फ्लोर स्ट्रांग अच्छे बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, जो फाउंडेशन लेवल पे आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसी का एडवांस वर्जन आगे पढ़ना है। बिल्डिंग का फाउंडेशन ही अगर वीक रहा, बिल्डिंग का फाउंडेशन ही अगर ये वीक रहा तो बिल्डिंग ज्यादा ऊपर जाने वाली नहीं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको फाउंडेशन लेवल पे ही अपना अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग करना है। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रांग कर लिए तो ऊपर जब आप इंटर लेवल पे हम पढ़ेंगे और फिर फाइनल लेवल पे पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं जाएंगी। ओके, अब आपने देखी कि इंटर लेवल पे भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, इंटर लेवल पे भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, तो वहां पर भी हमको अकाउंटिंग पढ़ना रहेगा। अब उसके बाद होता है बेटा, आपने इंटर लेवल पास की, उसके बाद होता है आप उसको आर्टिकलशिप में जाते हो। आर्टिकलशिप मतलब क्या होता है कि आपको कोई सीए के अंडर में ट्रेनिंग करना पड़ता है, अराउंड 3 इयर्स की रहती है। तो आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आप खुद इमेजिन करिए बेटा, आर्टिकलशिप में होता क्या है, जो सीए काम करते वो उनके अंडर में हम काम करते, वो आपसे काम कराते, आपको समझाते ऐसे ऐसे करना और आपको करने के लिए कहते बेटा। तो यहां पर जब आप आर्टिकलशिप करोगे बेटा, तो आर्टिकलशिप में आपको बहुत जगह आपके सीए, आपके जो भी सर रहेंगे उनके बहुत से क्लाइंट्स होते हैं और वो क्लाइंट्स अलग अलग होते हैं। कोई हो सकता है कि उनका क्लाइंट है बैंक, ठीक है, बैंक का काम ऑडिट करते हो तो बैंक ऑडिट में आपको भेजेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कोई कंपनी होंगी तो कंपनी की ऑडिट करने भेजते, ऑडिट मतलब उसकी चेकिंग करते हो, सीए को अथॉरिटी रहती है। तो कंपनी की ऑडिट करने आपको भेजेंगे, जाओ ये काम करो, फिर आपके सर आपसे चेक करेंगे। एग्जाम्पल बैंक के ऑडिट करते सीए, तो वो आपसे पूछेंगे। और अकाउंटिंग का भी काम कभी कुछ आता है तो वो अकाउंटिंग भी यहाँ पे कहते हैं कि चलो ये करो, उसके बाद ये चेक करो अकाउंटिंग है क्या। और अलग अलग तरह के बहुत से ऑडिट होते हैं। और अकाउंटिंग इन शॉर्ट ऑडिट मतलब चेक करने बोलते हैं, जब आएगा जब भी तो चेक करोगे। अब आप सोचो, अगर आपने फाउंडेशन लेवल पे और इंटर लेवल पे पढ़ाई, अकाउंटिंग आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपने कैसे तैसे फेल हो के फिर दिए, फेल हुए फिर दिए, फिर पास हो गए धक्के खा खा के सपोज, और स्ट्रांग नहीं, कैसे तैसे आपने मैनेज किया उसको बेटा, तो आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। जब प्रैक्टिकल काम करना है नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका वीक है, उस पर कमांड नहीं, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली यूज होता है। तो आर्टिकलशिप में भी आपको इसका बहुत यूज करना है। और फिर आपका सबसे आखिरी में यहाँ पे आता है सीए फाइनल। तो फिर आपका जो सीए फाइनल होता है वहां पर भी ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, सीए फाइनल में अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। और वहां पे ये पेपर नंबर 1 है जो कि एफआर के नाम से बुलाते हैं। एफआर मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से इसको वहां पे बुलाते हैं एफआर। तो अब ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट वहां पे आपका भी साथ नहीं छोड़ने वाला, ये कहता है नहीं नहीं नहीं, हमको साथ में ही रहना है। कैसे रहना है बेटा? साथ में ही रहना है। ओके, सो ये फाइनल में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब आप मेरे को बताओ, ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ये फाउंडेशन, अगर ये एरिया वीक रहा तो ये बिल्डिंग ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगी। और फाइनली सीए आप फाइनल एग्जामिनेशन पास करके आप यहाँ पे कहलाओगे चार्टेड अकाउंटेंट। आपके नाम के सामने क्या लग जाएगा? सीए। तो आपको इतनी मेहनत करना है, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट हर स्टेज पे, और सीए बने बाद भी फिर आप जॉब करो, प्रैक्टिस करो, ये सब्जेक्ट आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आपको वहां पे भी इसका यूज होता है, रहता है, बहुत होता है। तो आपको हमेशा इसको, तो इसका मतलब हमें अपना फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग रखना है। ग्राउंड लेवल बिल्डिंग का हमारा जो ग्राउंड फ्लोर बना है, जो बेस बना रहे हैं अपन स्ट्रक्चर, बेस जो है ग्राउंड वो बहुत ही अच्छा होना है। ओके, अब उसके बाद हमारी बिल्डिंग ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़े, मैं बार बार इसलिए इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि इंटर लेवल, बिलीव मी, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करो, इंटर लेवल पे अकाउंटिंग बहुत ईजी रहेगी अगर आपने इसको यहाँ पे अच्छे से स्ट्रांग कर लिया। अब मैं अभी सिर्फ फाउंडेशन लेवल की बात करता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, वैसे दूसरे लेवल पे भी 100 मार्क्स का ही होता है। 100 मार्क्स का ये पेपर है हमारा, और ये सब्जेक्टिव पे, मतलब ऐसा नहीं आपको प्रॉपर लिखना है बेटा, प्रॉपर हमको सारे लिखने। मेनली जो है बेटा, मेनली है इसमें
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। ओके, जो क्वेश्चंस रहते प्रैक्टिकल न्यूमेरिक रहते वो हमको सॉल्व करना था। मगर एग्जामिनेशन में डिस्कशन तो हमको बहुत करना है, कंसेप्ट के बारे में तो बहुत बात करना है, मगर कभी कभी होता है कि विथ वेरी फ्यू, बहुत कम थ्योरी क्वेश्चन बेटा एग्जामिनेशन में आ जाता है। कभी 4 मार्क का, 8 मार्क का, बहुत कम थ्योरी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो 90% हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही रहते हैं। तो सब्जेक्ट न्यूमेरिक आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं बेटा यहाँ पे, और विद वेरी फ्यू थ्योरी क्वेश्चंस वहां पे हम लोगों को आ सकते, 5-10 मार्क का, उससे ज्यादा वेटेज नहीं रहता है। ओके, तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको समझना है, क्योंकि आगे के लेवल पे भी इसका यूज होने वाला है। अब सिलेबस की हम अगर बात करें बेटा, तो आपके सिलेबस में टोटल इसमें 15 चैप्टर्स बोलते हैं, कोई 16, आई मीन कोई एक चैप्टर को, जैसे चैप्टर नंबर 2 अगर मैं आपसे कहूँ, तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, कोई इसको अलग अलग चैप्टर मान लेते हैं, एक ही चैप्टर के जो पार्ट है हम एक ही चैप्टर में कंसीडर करते हैं उसको। ओके, तो आप लोगों के मैं जो आपको नोट्स दूंगा बेटा, उसमें टोटल आपको 16 चैप्टर रहेंगे, एक से लेके कितने रहेंगे, 16 चैप्टर तक रहेगा। 16 चैप्टर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो पहले चैप्टर में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कंसीडर करती है इंस्टीट्यूट, लेकिन वो बहुत टेक्निकल है, उसको मैं आखिरी में कवर करता हूँ, और बहुत छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन है बस फाउंडेशन लेवल पे। तो हमारे टोटल 16 चैप्टर हमको पढ़ना है, बहुत ही लेंदी सिलेबस है, बहुत सारी चीजें पढ़ना रहता है, और इन चैप्टर्स को हम जब पढ़ेंगे बड़े ही ध्यान से कंसेप्ट पे फोकस करके हम लोग पढ़ेंगे, और फिर हम लोग बेटा प्रॉब्लम्स पे हर चैप्टर पे आया करेंगे। इन चैप्टर्स में मैं आपसे कहूँ पहली चीज कि शुरुआत के जो 2 चैप्टर है, ये जो 2 चैप्टर है ना, ये शुरुआत के 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और जो इसमें जो पहला चैप्टर है वो पूरा थ्योरी बेस है, मतलब उसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा बहुत एक हाथ दो सिंपल सा कुछ आ गया, लेकिन मेनली वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, उसका नाम है अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, आपके पास नोट्स भी उसके बेटा। तो पहला चैप्टर थ्योरी है, दूसरा चैप्टर जो अकाउंटिंग पे है, फिर सारे इसमें क्वेश्चन आते जाएंगे। सेकेंड अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें एक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक और सब्सिडरी बुक करके कोई चीज होती है, बात करेंगे वहां पे, उसमें बहुत से क्वेश्चंस भी हमको करना रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखिए बेटा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करूंगा चैप्टर नंबर 2 से, उसको भी आने को 1-2 दिन समय लगेगा, क्योंकि बैकग्राउंड के बारे में बहुत हमको बात करना होता है। तो चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे सर, चैप्टर नंबर 1 से क्यों नहीं, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल फ्रेम, ऐसा नहीं कि चैप्टर नंबर 1 करेंगे नहीं, चैप्टर नंबर हम 1 करेंगे, लेकिन इंप्लीकेशन जो होता है वो आप चैप्टर नंबर 2 से देखोगे। तो मैं चैप्टर नंबर 2 से शुरू करूंगा कंसेप्ट के बारे में बात कर, और उसको प्रैक्टिकल को फिर थ्योरेटिकल से मैं कनेक्ट करते जाऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी। और उसके बाद कुछ चैप्टर्स जब हो जाएंगे, मेरे को लगेगा नहीं आपको इंप्लीकेशन आने लग गया उस चीज का, तो फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 1 कवर करूंगा। इट मीन्स हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे जरूर, लेकिन पहले कुछ चैप्टर दूसरे सेकंड चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे, कुछ चैप्टर हो जाएंगे जब मुझे लगेगा नहीं अब आपको उसका इंप्लीकेशन आ गया अच्छे से, और फिर उसकी थ्योरी में चैप्टर नंबर 1 पे फिर मैं उससे कनेक्ट करके आपको चैप्टर नंबर 1 भी हम लोग क्लास में कवर करेंगे। सो हम लोग चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे, लेकिन 2 भी शुरू करने के पहले मेरे को आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, उसी में हमको 1-2 सेशन आराम से लग जाएंगे, उसके बाद फिर हम इस सब्जेक्ट पे सिलेबस पे हमारे यहाँ पर आते जाएंगे। ओके, और मैं पहले ही कह दूं चैप्टर नंबर 2 अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 2 है, उसमें आप बेसिक अकाउंटिंग को लिखते कैसे वो सीखने वाले एकदम इनिशियल स्टेज में। अब आप लिखते कैसे हो, तो वो अगर आप स्ट्रांग रखोगे फिर तो आगे के चैप्टर आपको आसान जाएंगे, ठीक है। और फिर हम इसीलिए आपका चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और फिर उसको आप जो आप चैप्टर नंबर 2 यूज करोगे उसी का यूज जो सीखोगे उसी का यूज आगे के चैप्टर नंबर 3, 4, 5 से हर चैप्टर में होते जाएगा। बेसिक आप चैप्टर नंबर 2 पे सीखने वाले हो, उसी को फिर आप आगे कैसे यूज करना अलग अलग जगह वो हम करते जाएंगे आगे के चैप्टर्स में। तो हम जो अभी सेशन शुरुआत के 15-20 सेशन लूंगा मैं, है ना, 10 से 15-20 सेशन तो आराम से मेरे को लगने वाले उस पर, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2, सबसे मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसी पे आगे आपके अगले जो चैप्टर्स रहेंगे उसी पे डिपेंड है। अगर सेकंड चैप्टर स्ट्रांग तो आगे के चैप्टर्स आपके अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर अगर स्ट्रांग है तो बाकी चैप्टर्स भी सारे स्ट्रांग रहेंगे। अगर वो वीक है तो आगे बाकी चैप्टर्स में दिक्कत जाएंगी, तो ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। एक एक चीज आपको बताऊंगा।
अब कुछ बच्चे, मैं अभी कह देता हूँ ये बात, कुछ बच्चे कहते कि सर हम कॉमर्स बैकग्राउंड के और कुछ कहते साइंस से, 11-12 कोई साइंस कर रहे थे कुछ कॉमर्स कर रहे थे। मैं पहले साइंस वालों से कहता हूँ, साइंस वाले ना बहुत घबराते हैं। किस सब्जेक्ट से घबराते? अकाउंटिंग सब्जेक्ट से। सर नया सब्जेक्ट है, हमने 11-12 में कभी पढ़े नहीं हमने, हमारे लिए एकदम न्यू है। कॉमर्स वाले अकाउंटिंग 11-12 में पढ़ के आते हैं तो उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता रहता है। लेकिन साइंस वाले, मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, आपको घबराना बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं घबराना है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है आपको। आपको मैं एकदम एकदम बेसिक होता है ना, अभी आप देखोगे थोड़ी देर में शुरू करूंगा, एकदम बेसिक जो इनिशियल स्टेज होती है ना, मैं वहां से शुरू करूंगा। यू डोंट हैव टू वरी बिल्कुल। और जो कॉमर्स वाले रहते, आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाए कि नहीं सर ये जो जर्नल लेजर तो क्या है, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, हमने पढ़े 11-12 में। अभी जब आप पढ़ोगे ना, जब मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप अपने आप को खुद ने पूछना, जब डीप में लेके जाऊंगा कितना आता था आपको। तो मैं आपको ऐसे डांट नहीं रहा और डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बस मैं कह रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। तो आप भी ऐसा मानना है कि अपन पहली बार पढ़ रहे, और जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से पढ़ना है, कंसेप्ट वाइज हम बात करते जाएंगे, वही एक प्रोफेशनल कोर्स में काम आता है। ठीक है, हम दूसरे जो भी, अगर मैंने भी ग्रेजुएशन किया हूँ, तो ग्रेजुएशन में क्या होता है, पिछले 4-5 पेपर कर लो, उसी टाइप के क्वेश्चन आते तो काम हो जाता है हमारा। कंसेप्ट वहाँ पे नहीं भी रहा तो पास कर जाते हो, 11-12 में भी कर जाते हो आप लोग। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस देना होता है जब भी आप एडवांस लेवल पे आगे जाते जाते हो। ओके, तो साइंस वाले बच्चों बिल्कुल भी मत घबराना। आप सोचना ही नहीं कि अरे, एकदम आप बेफिक्र रहो। अब आपको पास कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो बस आपको मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको प्रॉपर फॉलो करना है। ओके, यू डोंट हैव टू वरी। ओके, उसके बाद 16 चैप्टर है टोटल आपके। आपको नोट्स आप डाउनलोड कर सकते, तो वहां पे उसको डाउनलोड करना, फिर एक एक करके उसका प्रिंट आउट लेना और फिर आप शुरू करते जाएंगे। ओके, अब मैंने रोड मैप, एक प्रोमो वीडियो पहले जो आया था, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें मैंने कहा भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा, फर्स्ट सेशन है हमारा रेगुलर क्लास का ही, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टोटल हम लोग को अराउंड 4 मंथ्स लगने वाले। तो हमारे 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा हम कहते डेली, हाँ 1.5 आवर, मैं डेली 1.5 आवर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब 1.5 घंटा रोज पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब डेली, ये डेली। ओके, इसका मतलब मैं मंथ में 25 डेज ही लेता हूँ, संडे को कंसिडर नहीं करते, उसको ऑफ रखते। तो अराउंड ऑन एन एवरेज 25 डेज अपने पास हर महीने है बेटा, पर मंथ। ठीक है, 4 महीने तक हमको पढ़ना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आवर्स हो जाते। ठीक है, कितना होता है 150 आवर्स। तो क्या ये 4 महीने में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये 4 महीने, या अपन ये स्टेज पे अभी स्टार्टिंग पॉइंट अपना ये है बेटा। तो 4 महीने में अपने को कवर करना रहेगा, और पहले पहले मंथ में 25% खत्म होगा, फिर 25, तो फिर 50% टोटल होगा, फिर 75% पे पहुंचेंगे, फिर 100% हमारा 4 मंथ में अराउंड ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। और थ्योरी सब्जेक्ट जो रहते हैं उसको उतना वक्त नहीं लगता, हो सकता है वो 3 महीने में ही खत्म हो जाए। तो फिर 4th मंथ में उनका भी जो स्लॉट रहता है वो मैं लेके ज़्यादा पढ़ा के आराम से हमें 4 महीने में कवर कर लेंगे। ओके, अब नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने अभी कहा, टोटल हमको 16 चैप्टर्स है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, डेली क्या होगा, आफ्टर क्लास और एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको ना क्या देने वाला हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। उससे आप नोट्स में देखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से शुरू हो रहे हैं, उसको प्रैक्टिस ड्रिल के नाम से कहते हैं। आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है, आप प्रैक्टिस ड्रिल उसमें स्क्रॉल करते आप देखोगे थोड़ा सा नीचे, तो वहाँ पे प्रैक्टिस ड्रिल करके वहाँ पे रहता है। तो डेली जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको, अभी आगे इस बात करूँगा, उसको होमवर्क भी देता हूँ कि क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन करना है आपको, तो घर पे प्रैक्टिस भी करना है, तो उसमें आपका रिविजन भी होते जाता है। ओके, तो प्रैक्टिस ड्रिल आपको ना, इसमें आपका रिविजन भी होते जाएगा बेटा। और जैसे चैप्टर खत्म होता है मैं आपसे टेस्ट पेपर भी शेयर करा करूंगा, टेस्ट पेपर भी मैं आपसे शेयर कर। तो आप रेगुलर बैच भी हो रही है, रिवीजन भी होते जा रहा है साथ में, और टेस्ट भी होते जा रहा है बेटा। और जब ये सिलेबस खत्म होता है, जनरली एग्जामिनेशन के कुछ वक्त पहले एक मैराथन कंडक्ट करते हैं। व्हाट इज मैराथन? कि 12 घंटे 15 घंटे कंटिन्यूस पढ़ा होता मैं अपने स्टूडियो में, मेरे प्रोफेशनल स्टूडियो एक ऑफिस में, मैं अपने स्टूडियो में बैठ के 12 घंटे 15 घंटे में आपके लिए लाइव आके पढ़ाऊंगा, और वो आपको साथ में मेरे रिवीजन का, दैट इज मैराथन, तो एग्जाम के पहले करते। ओके, तो हमारी रेगुलर बैच भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है, और मैराथन भी हो रहा है। अब
मैंने आपसे पहले भी कहा कि मटेरियल जो रहता है वो किस तरीके का रहेगा, हम शॉर्ट में उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते बेटा। ओके, ये आपके एक नोट्स का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है, कोई चैप्टर का स्क्रीनशॉट है। ओके, अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि कंसेप्ट पे हमेशा आपका फोकस रहना चाहिए, कंसेप्ट पे हमेशा हमारा फोकस रहेगा। तो आप नोट्स में ऑब्जर्व करोगे कि आपको जो थ्योरी पोर्शन जो है वहां पे वो डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। उसको मैं एक्सप्लेन भी बहुत ज्यादा करूंगा क्योंकि उस पर हमारा बड़ा फोकस रहना चाहिए, फिर प्रॉब्लम खुद ब खुद हो जाते हैं। कंसेप्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम पे हम जनरली हमारा ये परसेप्शन रहता है अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत करना है, बिल्कुल करना है, हम प्रैक्टिस करेंगे भी। अभी देखो तो मैं आपको कितना होमवर्क देता हूँ, कितने क्वेश्चंस क्लास में करता हूं, आप देखोगे आगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट होता है उस चैप्टर का कंसेप्ट समझना। अगर आपने कंसेप्ट समझ ली तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हो, प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत आसान होता है हमारे लिए। अब यहाँ पे डिटेल थ्योरी आपको दी हुई है, आपके जो नोट्स दिए। अभी कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं हर चीज पे बात करूंगा। फर्स्ट सेशन है, पहले में इंट्रोडक्शन है, सब चीजें बता दे रहा हूं आपको, डिटेल थ्योरी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये दूसरे कलर से नीचे हाईलाइट करा। और एक और चीज, जब आप प्रिंट आउट लेंगे, अगर आप कलर्ड से ले सकते तो बेहतर है, लेकिन बहुत कॉस्टली अगर जाता है तो डोंट टेक इट, ब्लैक एंड व्हाइट ले लेना, आप नॉर्मल प्रिंट आउट इसका ले लेना। आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी तो रहेंगी, उसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, पूरी फ्री है, खुद यूज करो, बांटो, जो करना है करो, ठीक है। अब ये जो है बेटा आपको जो हाईलाइट करा हुआ, आपको सॉफ्ट कॉपी तो आपके ऑब्वियसली कलर में ही रहेंगी, तो आप वहां पे देखोगे कि यहाँ पे दूसरे कलर थे। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर जो डिस्कशन हुआ उससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में ये आरटीपी, व्हाट इज आरटीपी में बात करता हूँ थोड़ी देर में। जो भी क्वेश्चन है, फॉन्ट बहुत छोटा स्क्रीनशॉट लिया इसलिए, लेकिन फॉन्ट आगे बड़े आएंगे सब। ओके, तो ये उसी से जो हमने ऊपर डिस्कशन किया उससे ही रिलेटेड जो थ्योरी रहेंगी बेटा, उससे रिलेटेड सॉरी जो एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आए वो थ्योरी के नीचे। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं। तो प्रैक्टिकल तो एक अलग सेक्शन दिया हुआ आपको चैप्टर में, वहां पे मैं सॉल्व करूंगा। जो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट का है, जहां से आया वो सारी डिटेल वहां पे मैं लिख के रखता हूँ। मगर जो थ्योरी बेस होता है, तो वो थ्योरी बेस जब डिस्कस करो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो आप उसी के नीचे क्वेश्चन देखोगे। अच्छा, ये आरटीपी मई 2019 की आरटीपी का क्वेश्चन है, तो मई पे मैं आपसे थ्योरी समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। इसका मतलब बेटा एग्जामिनेशन क्वेश्चन हाईलाइटेड, ठीक है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपके पहले, वो वहां पे वहीं पे दिए हुए, हमने भी ऊपर डिस्कशन की और इसी के नीचे उसकी थ्योरी दी हुई, ठीक है। अदर क्वेश्चंस भी आते, थ्योरी बहुत कम आती, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी एक अलग सेक्शन है, आप देखोगे आपके नोट्स में देख भी सकते हैं, तो वहां से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ओके, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, तो वो भी मैं ऐसे हाईलाइट करके रखा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट करे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट्स हाईलाइटेड। ओके, अब उसके बाद आप नीचे देख रहे हो चार्ट बने हुए। अब उसके बाद चार्ट्स डायग्राम भी आपके नोट्स में जहां जहां जरूरत है वहां वहां पे बने हुए हैं। मतलब थ्योरी भी है, उसको फिर क्वेश्चन जो से रिलेटेड है वो भी दिया हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी करो, चार्ट भी बने हुए है वहां पे। ओके, अब ये रहे हमारे नोट्स के बारे में, मतलब एक पार्ट का, नोट्स में बहुत से पार्ट है, मैं आपको एक डिस्कस कर रहा हूँ। सो ऑलवेज फोकस ऑन कंसेप्ट। अब उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन हमको करना रहेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे बेटा कि पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा, पहले मैं कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आपके नोट्स में क्वेश्चंस दिए हुए जो क्लास में सॉल्व करना है, मैं जूम करता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वहां पे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, आपके पास नोट्स है, मैं यहाँ सॉल्व करूंगा और आपको समझाते जाऊंगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप लोगों के जो प्रैक्टिस ड्रिल के नाम से आपको दिए हुए, दिख रहा है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ड्रिल लिखा हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिस ड्रिल लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस ड्रिल वाले, ये भी आपके नोट्स में क्लास के क्वेश्चन के नीचे दिए हुए रहते, उस सेक्शन के बाद दिए हुए रहते। और मैं आपको कहूंगा ये प्रैक्टिस ड्रिल मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए मैंने बनाया, ये आपको करना होगा। तो मैं आज आपको, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन कराया, मैं आपको बोलूंगा चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 होमवर्क है, वो आपको करके आना है। तो प्रैक्टिस ड्रिल से फिर आप वो करके आओगे, और फिर उसका डाउट रहा तो फिर मुझसे पूछेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आगे बेटा। अब जो कवरेज ऑफ क्वेश्चंस होता है, ये पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो आया था कुछ दिन पहले, उसमें कहा था, लेकिन हमारी रेगुलर बैच का फर्स्ट सेशन, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है कोई बच्चे यहीं से शुरू करो और यहीं से देखना है आपको। अब ध्यान से सुनो,
वो जो क्वेश्चंस बुक में दिए रहेंगे वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं बेटा। एक होता है पहला कि प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में आया है सी इंस्टीट्यूट के। हो सकता है कि रिवीजन टेस्ट पेपर, उसको शॉर्ट फॉर्म आरटीपी कहते हैं। व्हाट इज आरटीपी? हर एग्जामिनेशन के पहले सी इंस्टीट्यूट एक आरटीपी इश्यू करता है। उसमें हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं और इंस्टीट्यूट कहता है कि उसको कर लो एक बार एग्जामिनेशन के पहले। तो वो आरटीपी हर अटेम्प्ट के पहले आते, तो उसमें भी क्वेश्चंस रहते। उसके बाद थर्ड आईसीएआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसमें भी क्वेश्चंस दिए रहते। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मुझे भी लगता है कि ये क्वेश्चंस होना चाहिए, वो नहीं तो एग्जाम में आए, नहीं तो आरटीपी में दिए, नहीं तो सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया बेटा। मुझे लगता है नहीं वो क्वेश्चन भी जरूरी है, वो क्वेश्चन भी करना चाहिए, तो वो भी हमारे नोट्स में कवर है। इसका मतलब ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे गए बेटा, इसमें सारी की सारी चीजें कवर है, सारी की सारी चीजें कवर है बेटा। सो यहाँ पे वर्चुअल प्रॉफ्स के जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंटिंग के बेटा, उसमें ये अकाउंटिंग की जो बुक्स है, ठीक है, तो आप एक एक चैप्टर्स को डाउनलोड करना, प्रिंट आउट लेना और थोड़ा प्रॉपर रखना इज्जत से उसको। ऐसे नहीं करना आपने कि उसको उठाए और हमने बस आज ये फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि ना कई बार तो मैं बुक में बोलता हूँ जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा उसमें ये क्वेश्चन पे ये पॉइंट पे ये लिखो, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के वक्त आपको याद रहना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पढ़ता है उसका इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं कि इसका ये मीनिंग होता है, लिख के रखना, रिवीजन करे वक्त तकलीफ नहीं जाना चाहिए आपको, मैं कहता हूँ ऐसा। तो फिर आपसे लिखवाता भी वहाँ पे। तो ये गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना बेटा कि आपने सपोज चैप्टर नंबर 1 2 जो भी हम शुरू हुए तो प्रिंट आउट लिए, और ऐसा नहीं करना कि आपने उससे भी पढ़े और वो फिर नोट्स कहाँ गए आपको नहीं पता, फिर वो ले रहे पीडीएफ तो अवेलेबल है, क्या दिक्कत है, घूम भी गए तो क्या हुआ, ये हार्ड कॉपी घूम भी गई तो क्या हुआ, डाउनलोड करेंगे फिर से हम बाद में उसके, नहीं वो बहुत डेंजरस है। आई टेल यू व्हाई, क्यों? क्योंकि आपको मैं कुछ लिखाता हूँ उन बुक उसमें सारी चीजें, लेकिन कई बार क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन रहता है, उसका ये मीनिंग निकलता है। तो मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पे आप वहीं लिख लोगे उसका ये मीनिंग निकलता है, क्यों? क्योंकि जब आप रिवाइज करो जब दिक्कत नहीं है, अब आपने वो पेजेस तो घुमा दिए बेटा, वो मटेरियल तो घुमा दिए, अब बाद में डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले भी लोगे तो क्या वो जो आपने हाथों से लिखे थे वो तो उसमें नहीं रहेगा ना, नए प्रिंट आउट में नहीं रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर थोड़ा सा खर्चा कर लो, एक फाइल लेके आओ स्टेशनरी से और प्रिंट आउट लेके, चैप्टर सब पे हेडिंग है प्रॉपर, चैप्टर नंबर 1 2 ऐसे आते जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 दिए तो उसको आपने उसमें बराबर लगा दिए, फिर 2 को लगा दिए, ऐसे सीक्वेंस में आप लगाते जाओ, तो आपकी एक फाइल बन जाएंगी पूरे नोट्स की। ठीक है, ओके। तो हम लोगों को यहाँ पे आपके बुक जो, उसके अलावा आपको कुछ भी, मतलब मैं साफ कह दे रहा हूँ आपको, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इसमें सारी चीजें कवर रहेंगी। आप देखना, ऑब्जर्व करना, जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा ना, यू विल ऑब्जर्व, अरे सर ये तो यहाँ दिया है, सारी चीजें कवर। तो 4 10 बुक नहीं पकड़ना, एक बुक करना है आपको, जो मैं आपको दूंगा उसको 100% करना, उसमें फिर एक एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है, उसको फिर 100% पढ़ना है बेटा। ओके, और बिलीव मी, अगर आपने सारी चीजें इस तरीके से पढ़े जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, तो टू स्कोर 90+ इन अकाउंट्स आप बिल्कुल कर सकते हो, आप कर सकते हो। ये इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से पॉसिबल है, बस स्ट्रैटेजी वैसी होना हमारी। आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, कंसेप्ट पे आपका बहुत फोकस होना, आप डिसिप्लिन होना, रेगुलर जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ प्रॉपर होमवर्क करना है, और जिस तरीके से एग्जाम के दिन तक मैं आपको लेके जाऊंगा, मतलब हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये कोर्स खत्म मैं मैराथन लूंगा, फिर आपसे कुछ डाउट रहा डाउट सेशन कंडक्ट करते जाऊंगा, एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर कुछ डाउट रहा तो उसके लिए मैं सेशन रखूंगा, आपसे बात करूँ, डोंट हैव टू वरी फॉर ऑल दैट। लेकिन आपको मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा बेटा, और ये इंस्ट्रक्शन को जब आप फॉलो करोगे, बिलीव मी, मेहनत करोगे, 90+ आप स्कोर कर सकते। एम आपका एम बहुत हाई होना चाहिए, हमेशा बहुत एम हाई होना चाहिए। जो भी चीज करो आप, मतलब आप महंगी चीज के बारे में नहीं कह रहा हो कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे, जब भी आप कोई चीज पिक करते हो, जैसे आपको पढ़ना है, तो आप हमेशा सबसे जो अच्छा होता है उसकी चाहत रखा करो। जैसे यार 90+, और क्या होता होगा, सीए फाउंडेशन पास, क्या पास नहीं, रैंक लाना है, इस तरीके से आपको सोचना होगा। ऐसा आप सोचोगे बेटा, तो फिर आपको खुद को भी एक मोटिवेशन रहता है लाना है, और अचीव आप कर सकते हो। ठीक है, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। आपने 12th तक कैसे पढ़े उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, आप हो सकता है एवरेज स्टूडेंट, हो सकता है बहुत शार्प हो सकता है बिलो एवरेज हो। अब आप एक एक जगह पे आप तीनों लेवल के स्टूडेंट है, वो बहुत शार्प है, एवरेज है और बिलो एवरेज है, एक लेवल पे आज सब खड़े हुए। जो मेहनत करेगा वो सीए कोर्स कर जाएगा, जो मेहनत करेगा वो सीए कोर्स, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा। मेहनत करना है सिर्फ, ओके। और एम शुड बी सो हाई, रैंक का एम होना आपका,
ठीक है, आपको रैंक लाना इस तरीके से आपको सोचना रहेगा, डिसिप्लिन रखो और जैसे जैसे रोज आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वैसे वैसे आपको करना रहेगा। ओके, अब मेरी आपसे ना कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन। क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे बेटा? पहली एक्सपेक्टेशन है मेरे कि यू शुड बी रेगुलर इन क्लास। ऐसा आपको वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट कि नहीं यार अभी तो वीडियोस तो अवेलेबल है, फिक्र की बात नहीं है, मैं 20 दिन बाद चेक करता हूँ, 21 दिन बाद नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डेली जो रहता है ना, जैसे बस डेली ये डिसिप्लिन ला लो बस आप कि रोज का देखना है आपको। एक वीडियो वो ध्यान में रखा जाता है बच्चा कि इतना देख सकता, उतना आवर्स का ही वीडियो रिकॉर्ड करा जाता है, तो उतना ही आपको करना रहेगा, उतने ही, मगर रेगुलर हो। एक देखिए सेकेंड, जैसे जैसे ऐसा ना आज देखिए फिर 25 दिन बाद देख रहे, तो दैट इज डेंजरस, क्योंकि लिंक भी टूटता है। आप बोलेंगे वीडियो तो अवेलेबल है, फर्स्ट देखिए लेक्चर नंबर 2 देख लेंगे एक हफ्ते बाद, नहीं, दैट इज वेरी डेंजरस, आपका लिंक टूटेगा बेटा। शुड बी रेगुलर, तो आपको कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, रेगुलर आप उसको देखो तो आपको पढ़ने में भी लिंक होंगे और आसानी जाएगी। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज फोकस ऑन कंसेप्ट। मैंने आपसे कह चुका हूँ कंसेप्ट पे आप बहुत ध्यान देंगे, इसलिए प्रोफेशनल एक कोर्स है बेटा। ओके, सी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। सोसाइटी में बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग सीए बनते। तो ऐसा क्यों होता है कि कम लोग बनते? सब लोग क्यों नहीं कर लेते? बहुत लोग पढ़ने आते लेकिन सब नहीं कर पाते, लेकिन आप करोगे, डोंट वरी। सब क्यों नहीं कर पाते? क्यों बेटा? क्योंकि कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ता है, यहाँ पे लॉजिक क्या है उस पे ध्यान दो, तो फिर एग्जामिनेशन आप क्रैक कर पाते हो आसानी से। तो ऑलवेज फोकस ऑन कंसेप्ट। टू रेगुलर होमवर्क रेगुलरली, आप होमवर्क रेगुलर करो। मैंने आपसे कहा कि आपका जो होमवर्क है रेगुलर होना। मैंने आपसे जैसे आज आपको बोला क्वेश्चन नंबर 2 करो, तो आपको करना ही है। ऐसा होता है ना, बिना खाना खाए नहीं सोते, नींद नहीं आती, सर भूख लग रही है, खाना तो खाएंगे ही हम। बस वैसा ही ये मेहनत है आपकी, कुछ वक्त की मेहनत है बेटा। जब पास हो जाओगे आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, जिस दिन मैं सीए बना था ना, उसकी जैसी फीलिंग मुझे आज तक नहीं है। आई बिकेम सीए इन 2011, ठीक है, मैं 2011 में सीए बना, उसके जैसे 10-11 साल हो गए, उसके जैसी फीलिंग उस दिन जैसी आई थी मुझे आज तक नहीं। एंड बिलीव मी, जिस दिन आप ये टाइटल सीए का आपके सामने लग जाएगा, बिलीव मी बेटा, कि जो मेहनत आपने की है, ये मैं अभी फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, जिस दिन आप फाउंडेशन का एग्जामिनेशन रैंक लाओगे और बहुत अच्छे से पास कर जाओगे बेटा, वो जो आपको खुशी मिलेगी, उस खुशी के सामने ये मेहनत कुछ नहीं लगेंगी उस दिन। आज आपको लगेगा यार कितनी मेहनत करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन आप क्रैक कर जाओगे, रैंक ले आओगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, आपको इतनी खुशी मिलेगी, तो खुशी के सामने लगेगा यार वो मेहनत तो कुछ भी नहीं थी, मजा आ गया। इसीलिए आप बस रेगुलर रहो, होमवर्क करो, मेहनत रहो, मोटिवेटेड रहो, आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। अब आते हैं हम डाउट्स पे। तो डाउट सेशन के बारे में बताया गया आपको पहले भी कि स्पेशल डाउट लाइव डाउट सेशन कंडक्ट करा जाएगा, और उसमें आपको जो भी डाउट होंगे वो आप पूछे जाओगे। लेकिन इतने सालों से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि बच्चों को डाउट्स आए ना, लेकिन आना भी आ भी सकते। अगर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो डाउट सेशन है तो आप उसमें बिल्कुल मुझसे पूछोगे। ओके, और डाउट्स पूछना मतलब कभी भी क्या होता है, कोई चीज़ अगर दिमाग में रह जाती है तो हमें सोचते रहते कि यार मेरे को ये नहीं आता नहीं आता नहीं आता, और फिर आगे का जो पढ़ाई रहता है उस पर भी इंसान यही सोचते रहता है, यार ये क्या था ये क्या था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे साथ होता था, मुझे कोई डाउट आता था, और हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था कि हम फ्रीली टीचर से पूछ लीजिए, जैसे आप लोग पूछ सकते हो हमसे, तो नहीं होता था। तो हम लोग सोचते थे, डर लगता था हमारे वक्त कि यार पूछे तो नहीं, फिर सोचते थे कि क्या कहूँगा क्या होगा क्या होगा, और उसमें क्या होता है फिर जो आगे का पढ़ना रहता है वो भी नहीं हो पाता अच्छे। तो आज डाउट, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल डाउट पूछो। तो ये चीज़ ध्यान रखी जाती है जब मैं पढ़ाता हूँ कि डाउट्स आए ना, सारी चीज़ें एक्सप्लेन बेसिक से एकदम छोटे छोटे पॉइंट सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी चीज़ डाउट आए ना, ये मेरा एम रहता है, और आए भी तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल बेटा, ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखें। हाँ, मैं कह रहा था ये चीज़ पे बस इंपॉर्टेंट है कि जब आप डाउट पूछते हो तो आप पूछो, लेकिन ऐसा नहीं करना कि एकदम से पूछे, मतलब आई मीन टू से, जब आप प्रैक्टिस ड्रिल में जब क्वेश्चन करोगे, आपने कोई लेक्चर देके, तो उसके बाद कोई पॉइंट को खुद से भी सोचने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि आप पूछ सकते हो, आप पूछोगे भी, फिर भी आपके दिमाग में नहीं आया तो एक बार सोचो, 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, क्यों ऐसा हुआ होगा। अगर बाई चांस फिर भी डाउट है तो आप पूछो। मैं ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले आप सोचो, क्योंकि आपको सोचने की आदत होगी। अगर सोचने की आदत नहीं हुई तो आप फिर आपका सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होता, आप फिर बहुत डिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट हो ही अभी फैकल्टीज पे, लेकिन बेटा अपनी भी एक आप आदत डालो कि खुद से सोचा करो। खुद से सोचोगे तो शुरू में तकलीफ होती है और सोचना पड़ रहा है, लेकिन वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल धीरे धीरे बढ़ाता है, आगे चल के खुद आप इंटरप्रेट कर पाते हो।
तो इट टेक्स टाइम, आप खुद से भी कोशिश करना कभी कोई डाउट आए तो, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ रहा है तो देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। तो मैंने आपको ब्रीफ बताया कि किस तरीके से हम लोग ये पढ़ेंगे। अब पहले कह दूं कि मैं जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस से शुरू करेंगे, 1 को हम बाद में करने वाले, डोंट हैव टू वरी। लेकिन उस चैप्टर पे भी आने के पहले हमेशा बहुत मैंने कहूं कि इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जो मैं बात कहूंगा बेटा, उसको बस आपको ध्यान से सुनते जाना। साइंस वाली डोंट हैव टू वरी, अब आप देखोगे कैसे हम नीचे एकदम छोटे छोटे पॉइंट से मैं आपसे शुरू करूंगा, और हम बहुत मजा आएगा सब्जेक्ट में, है ना। और हमको करके दिखाना, 90+ हमारा टारगेट है, मार्क्स हमारे आना चाहिए और आएंगे, बस आप मेहनत मेरे साथ आपको वैसी करना रहेगा। एक चीज ख्याल रखना अभी से बेटा, फर्स्ट डे तो मे भी शायद आप रेडी नहीं होंगे पूरे तरीके से। आपको जो नोट्स दी गए उसके प्रिंट आउट लेके रखो, प्रॉपर एक फोल्डर लो और फोल्डर में रखो, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, 2 नोटबुक आप मार्केट से खरीद ले आना, अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूं अभी। 2 नोटबुक आप मार्केट से खरीद ले आना। एक नोटबुक वो रहेंगी बेटा, एक नोटबुक वो रहेंगी जो क्लास के क्वेश्चन, जो भी मैं अभी डिस्कशन करूंगा, मैं बोलूंगा चलो लिखना है आपको, इवन दो नोट्स में रहता है, लेकिन कई बार ऐसी कहानी बनाता है एंड ऑल दैट, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल उससे बढ़ता है, रिवीजन के वक्त आसान आता है, आप उसको देखते अच्छा सर ने ऐसा बोले थे, तो आसान होता है। तो सारी चीजें जो हम क्लास में, आप ये वीडियोस जो भी देखोगे, तो सारी चीजें आपको एक बुक में लिखना है। उसके बाद एक आप दूसरी बुक बनाओगे बेटा, दैट इज फॉर प्रैक्टिस। तो वो किसके लिए रहेंगी, प्रैक्टिस ड्रिल। तो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन रहेंगे, सोल्यूशन आपको, मैं पहले ही कह रहा हूँ, सोल्यूशन आपको नोट्स में प्रैक्टिस ड्रिल के क्वेश्चंस के दिए हुए, लेकिन आपको वहां पे किए क्यों दिए गए कि पहले आप सॉल्व करोगे और फिर उससे जाके आप क्रॉस चेक करोगे, ये सही करेगा कि जहां गलती करे समझ में आएगा अच्छा ऐसा था। तो 2 नोटबुक लेना, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, अकाउंट से सब उसमें बनाना होता है, जगह ज्यादा लगती है, तो एकदम छोटे रजिस्टर मत लेना, थोड़े से ब्रॉड रहते हैं वो लेना आपने, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस करना, बहुत रजिस्टर्स लगते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा ही रजिस्टर लिया आपने, 300 पेज का भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से और लग जाएंगे आपको रजिस्टर, बहुत लगते हैं, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना होता है बेटा। तो 2 नोटबुक लो, एक क्लास के जो डिस्कशन होगा, क्वेश्चन सारे आपके करेंगे, और एक दूसरा फॉर प्रैक्टिस डे। तो आप हेडिंग देना प्रॉपर प्रैक्टिस डे, चैप्टर नंबर 1 की आप प्रैक्टिस करोगे, तो जब रिवाइज करोगे पहली बुक से भी देखना जो क्लास में हुआ, जो आपको होमवर्क दिए गए तो वहां से भी आप फिर देखोगे। एक और चीज की आदत रखना बेटा, कैसा होता है कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे, हर क्वेश्चन में शुरुआत में तो बहुत से क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर आगे भी जाएंगे तो क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चन आगे कभी ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन अभी करो, उसके बाद वाला क्वेश्चन 90% वैसे ही था, एक नई चीज कोई हमने सीखी अभी। तो क्या होता है, एग्जामिनेशन के वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हाईलाइटर यूज करना, उसको आपके जो नोट्स दिए गए उसमें हाईलाइट कर देना कि आप देखो क्वेश्चन में अच्छा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन सर ने इसको हाईलाइट करने बोले थे, तो ये पॉइंट नया है। तो चलो अभी समय नहीं है ना अपने पास, एग्जाम के वक्त बहुत पढ़ना रिवाइज करना रहता है, तो ये देख लो इसमें नई चीज क्या, बाकी तो वैसे ही जो पिछले क्वेश्चन में देखे, तो आपका टाइम बचता है। तो हाईलाइटर भी यूज कर, मगर हाईलाइटर ऐसा नहीं कि इतना यूज करे कि पूरे बुक ही हाईलाइट कर दिए। मेरा हॉस्टल में एक फ्रेंड था, इतना नोट्स को हाईलाइट करता था, तो मैं बोलता था मेरे भाई, जो हाईलाइट करे हुए, जो हाईलाइट करे बाद जो पॉइंट बच गए ना, वो मेरे को कम लग रहे, तो वो पढ़ना है क्या? बोले नहीं यार, जो हाईलाइट करे, तो हाईलाइट तो इतना किया, पूरी बुक ही उसने भर दिया उससे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप करते हैं। तो 2 नोटबुक ले फर्स्ट ही, ऐसा नहीं कि अभी अब क्या करेंगे आगे, नहीं, अभी आपको जरूरत, या नोटबुक होंगी फ्रेश तो बहुत अच्छा है, वहां से लिख लो। अदरवाइज थोड़ा सा मैं लिखाऊंगा, लेकिन जो चीज मैं कहूंगा उसको प्रॉपर, अभी रफ में भी लिखे तो चलेगा। आप एक नोटबुक मार्केट से ले आना बढ़िया, ज्यादा पेजेस की, और फिर उसमें ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मैं जो चीज कहूंगा लिखना है, आपको लिखना है। वो बोलेंगे सर, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे आप कनेक्ट कर पाओगे उसको आसानी से, ठीक है। अभी मैं आप अपने नोटबुक में आओ, अभी आपने वहां पे हेडिंग देना इंट्रोडक्शन करके, क्या हेडिंग दोगे बेटा, इंट्रोडक्शन, ओके। अब आप, अभी मैं चैप्टर नंबर 2 पे आया नहीं, उसको मेरे को वक्त है अभी आने पे, अभी मेरी बातें को अच्छे से बस इंट्रोडक्शन हेडिंग देना और इसको लिखना बेटा, ठीक है। अब पहले समझने पे फोकस करना, आप वीडियो पॉज, मैं ऐसे कोशिश करूंगा साथ में लिख पाए, लेकिन आप थोड़ी सी मेरी बातों को भी बहुत ध्यान से सुनते जाओगे बेटा, ओके। अब क्या चीज होती है यहाँ पे, अब आप सोचो और इमेजिन करो, ठीक है, भी आपको इमेजिन करना है, हर बंदा अपनी रोज की लाइफ में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, ध्यान से बातों को सुनते जाओगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। अभी मैं कहता हूं क्या चीज है, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म some kind of
इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप मुझे बताइए बेटा, आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोग कोई लेन देन में इन्वॉल्व होते हैं। अभी तो आप बच्चे तो नहीं, मतलब आप जब पे जिम्मेदारी आएंगी जब तो और हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोई लेन देन, कुछ पैसे की बात, कुछ लेन देन हर कोई डेली लाइफ में इन्वॉल्व होता है। अब आप में से बेटा, आपके जो पेरेंट्स होंगे, किसी के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे। अभी सोचते जाना आपको हर एक चीज, जॉब करते होंगे, किसी के पेरेंट्स के बिजनेस होंगे। तो अगर कोई जॉब करता है तो उसे हम कहते हैं सैलरीड पर्सन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन हम उसको कहते हैं। अब ये भी तो कुछ ना कुछ पैसों के इसमें इन्वॉल्व होता होगा, सैलरीड पर्सन भी पैसों के इसमें इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है सर पैसे? मतलब अब इसे सैलरी मिलती, ही गेट सैलरी। हाँ, तो आप सैलरी मिलती है, आपके कुछ पेरेंट्स होंगे, किसी को जॉब करते हुए, दे कैन कनेक्ट इट कि वो उनके सैलरीड पर्सन रहते हैं, हर मंथ उनको सैलरी मिलती है उस काम के लिए, और वो इस पैसे को खर्च करते, खर्च करते बहुत सी चीजों में। एग्जाम्पल मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे वो खर्च करते होंगे बेटा। ग्रोसरी हर महीने घर की लाना होगा, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बहुत जगह खर्च करते होंगे, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ग्रोसरी लाते होंगे ना, घर का जो राशन है वो उसको लिए सैलरी आई, फिर ग्रोसरी लेकर आए। उसके बाद बच्चे जिद करते सर कपड़े ये, तो फिर क्लॉथिंग पे कपड़े कुछ खर्च होते। आपके एजुकेशन पे भी तो वो खर्च करते हैं ना, आपके एजुकेशन पे भी तो वो खर्च करते बेटा पैसा। उसके बाद फिर एक सैलरीड पर्सन का ड्रीम होता है, हर 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 घर पे एक ड्रीम होता है कि अपना खुद का घर हो। फिर वो कंस्ट्रक्शन करते या घर खरीदते, कंस्ट्रक्शन ऑफ, मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ, एक सेकेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है ना, घर खरीदते हो या उसका कंस्ट्रक्शन करवाते, तो वहां खर्च करते। तो एक सैलरीड पर्सन भी हमारा खर्च करता है, उसके पास सैलरी आती है और वो खर्च करता है, तो वो भी एक पैसों की लेन देन के इसमें इन्वॉल्व रहता है बेटा। ठीक है, अब अलग अलग लोग होते हैं, किसी के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बिजनेस करते हैं। तो सपोज ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है बेटा, ये बिजनेसमैन ने अब इस बिजनेस में, दो अलग है, ये बिजनेसमैन है इसलिए, ठीक है, ये बिजनेसमैन है बेटा, ठीक है, जगह नहीं तो मैं नीचे लिखा हूं, बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया। क्यों पैसा लगाया? क्योंकि वो कमाना चाहता है। तो ये दो अलग चीज है, बिजनेसमैन एक अलग चीज है और एक बिजनेस अलग चीज है हमारी यहाँ पे। तो उस इंसान ने इसमें पैसा लगाया, तो कुछ किसी किसी के पेरेंट्स रहते जो जॉब करते, दे गेट सैलरी। मगर जो कोई ऐसे रहते जो बिजनेस करते, बिजनेस में पैसा लगाते, फिर मंथली बिजनेस में से कुछ पैसा निकालते अपना घर चलाने के लिए। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करता हूं बेटा, तो ओनर क्या चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस का जो मालिक है वो ये चाहेगा कि मेरा उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो उसको उस चीज को वो, जैसे कि वो लिखता होगा कि सेल्स कितना हुआ मेरा, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल में लिख रहा हूं, 1,50,000 रुपए का मेरा सेल्स हुआ। अगर कोई चीज आपने बेचे हो तो खरीद के भी लाए होंगे बेटा, तो आपने परचेज करके लाए होंगे। अगर सपोज कोई चीज आपने परचेज करके लाए बिजनेस में 1,00,000 रुपए की, तो 1,00,000 रुपए की चीज खरीद के लाए थे, मैंने बेचा वही चीज को, ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम बेचेंगे ना, तो बेचा मैंने उसको 50,000 रुपए में बेटा, 50,000 रुपीज में मैंने उसको क्या किया बेटा, सॉरी 1,00,000 रुपए की चीज थी, 1,50,000 रुपए में बेचा, तो 50,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या और कोई खर्चे नहीं, जो चीज खरीद ले आया था उसको मैंने बेचा बेटा, 1,00,000 की चीज को 1,50,000 में बेचा, तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्या कोई और खर्चे नहीं होते होंगे बिजनेस के? सोचिए, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, जो बिजनेस में और खर्चे होंगे, हो सकता है वहां का रेंटल होगा, एक रेंटल एक्सपेंस होंगे, रेंट का खर्चा आता है, वो अगर मैं कहता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल 10,000 रुपए रहेगा, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा उस बिजनेस का, वो भी तो एक खर्चा है ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, वो मैं 5,000 रुपए लिख लेता हूँ, वो 5,000 रुपए का। उसके बाद
वहां पे लोग काम करते होंगे, उन्हें सैलरी देता हूँ, एग्जाम्पल 10,000 रुपये, छोटे छोटे फिगर ले रहा हूँ सिर्फ समझाने। तो मेरे 50,000 रुपये में से फिर और खर्चा हो गया, कितने के 10, 10, 25,000। तो मेरा यहाँ पे बचता है 25,000 रुपये। कितना बच रहा है बेटा? 25,000 रुपये बच गया ये। तो ये मैंने बेचने पे मिले 1,50,000 रुपये, लाख रुपए का खरीदा था गुड्स, जो बेचा उसको खरीदना भी तो पड़ेगा, कोई चीज मैं बेचूंगा तो पहले खरीद के लाता हूँ उसको। और फिर उसके बाद रेंट पे किया खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ये सारी चीजें खर्च हुए। तो 25,000 रुपये यहाँ पे वो बच रहा है। तो ये हुआ मेरा प्रॉफिट। अब ये बिजनेसमैन जो था, जो बिजनेस रन करता था, वो चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि मुझे ये पता रहे कि मेरा बिजनेस में से कितना प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताओ, कोई ये बिजनेसमैन, यहां तो छोटे ट्रांजैक्शन है, अगर ये जो छोटे छोटे अमाउंट है यहाँ पे, कोई बड़े अमाउंट नहीं, ये याद हो जाए। लेकिन कोई बिजनेसमैन में, अभी थोड़ी देर में हम आएंगे, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स होते, करोड़ों रुपए के सेल्स होते, क्या एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये पॉसिबल होता है कि अपने दिमाग में रखे? नहीं। तो हमें लिखना होता है। अभी उस पर मैं आता हूं, लिखना होता है बेटा। लेकिन क्या जो ये हम हिसाब किताब लिखते हैं अपना अपना परफॉर्मेंस देखने के लिए कि बिजनेस में से कैसे करना है, और या जो इंडिविजुअल है, क्या ये सब अकाउंटिंग करते हैं? क्या जैसे आपके पापा अगर सैलरी पर अगर जॉब करते तो क्या वो अकाउंटिंग करते होंगे? वो नहीं करते होंगे शायद, लेकिन चाहे तो वो कर सकते। क्यों नहीं करते होंगे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेन देन नहीं करते, उनको ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि अकाउंटिंग जब करी जाती जब बहुत ट्रांजेक्शन हो। चाहे तो वो अभी भी कर सकते, लेकिन क्यों? क्योंकि बोले सर थोड़े बहुत लेन देन है, उसमें कुछ ऐसा, मुझे बस सैलरी कितनी आती है उससे घर चलाना है, बस हो गया, बच्चों की फीस पे करना, दैट्स इट। लेकिन बिजनेसमैन अकाउंटिंग जरूर करता है। क्यों बिजनेसमैन अकाउंटिंग करता है? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस चीज को पता लगा ले। ओके। अब कभी कभी गवर्नमेंट, कभी कभी क्या गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, जो देश चलाना होता है, हमारी जो कंट्री चलती है, डिफेंस पे खर्चा होता है, रोड पे खर्चे होते हैं, बहुत से खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे खर्चे होते हैं बच्चों के पे, फिर हमारे कंट्री में एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, ऑल दैट कहाँ से खर्चे होती है? टैक्स कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट चाहती चलो लिखो तुम हिसाब किताब, ताकि हमको पता चले तुमने प्रॉफिट कितना कमा, और वो प्रॉफिट पे हम, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लेंगे, हमको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे टैक्स कहते हैं कि ताकि देश चला सके हम लोग भी। तो वो भी हमसे कहते हैं कि इस चीज को लिखो। तो लिख, वो सैलरीड पर्सन भी कर सकता है, उसको लिख सकता है अपने हिसाब किताब को। वो बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस का अपना इंडिविजुअल खुद का भी कर सकता है, वो बिजनेस का हिसाब किताब स्पेशली वो लिखते हैं। क्यों? ताकि वो परफॉर्म कैसा करे वो हम पता लगा पाए। अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज में, थोड़ा सा एक टर्म्स आपको बता दूं। ये जो मैंने ऊपर लिखा, सेल्स हुआ, परचेज पे खर्चा हुआ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, इसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब कोई बिजनेस डीलिंग, ए बिजनेस डीलिंग measured and expresses in terms of money is called transaction। कोई बिजनेस डीलिंग जिसको हम पैसों में तोल सकते हैं, जिसकी कोई वैल्यू रहती है, जो मॉनेटरी टर्म में उसकी हम उसको वैल्यू करते हैं, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके। तो ये हमारा अब एक और चीज, छोटा सा डिफरेंस होता है, आगे हम देखेंगे, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे। हम जब ट्रांजेक्शन को, हर ट्रांजेक्शन को अपने हमको लिखना पड़ता है, ताकि हम परफॉर्मेंस ध्यान रखें, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा ये लॉस तो नहीं है बिजनेस में, पता रहना चाहिए। लेकिन उन ट्रांजैक्शन की वजह से कोई आउटपुट जब आता है, वो भी मॉनिटरी टर्म में हो, उसको मेजर करते, तो उसे हम इवेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, ये जो ट्रांजैक्शन हुए, जब भी तो प्रॉफिट हुआ ना आपका, वो ट्रांजैक्शन की वजह का ही वो कॉन्सिक्वेंस है, वो ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है कि वो आपको प्रॉफिट हुआ बाद में। तो वो प्रॉफिट जो हो उसे हम इवेंट कहते हैं। प्रॉफिट खुद में कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, वो ट्रांजेक्शन की वजह से प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग बिजनेस में ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन को तो लिखते ही है, साथ में हम इवेंट को भी लिखते, जो मॉनेटरी टर्म्स में हमारी ये होती है। ओके। सो ए हैपनिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इवेंट है, ये इवेंट वाला पार्ट है, नीचे जो प्रॉफिट है, ए हैपनिंग एज अ
consequence of transactions a result या a result is called इवेंट। ये क्या कहलाता है? इवेंट। तो कोई ट्रांजैक्शन की वजह से जो कोई कॉन्सिक्वेंस के जो कुछ हुआ, जैसे आपने ट्रांजैक्शन किए इतने सारे, परचेज, सेल्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सैलरी, ये सब पे किए, उसकी वजह से प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी मॉनेटरी टर्म होता है ना, मनी में मेजर करा जाता है, तो उसे इवेंट कहते हैं, उसे भी हम लिखते हैं। ऐसा नहीं हमने वो लिखे, प्रॉफिट नहीं लिखेंगे हम अपने हिसाब किताब में, अरे प्रॉफिट हो उसको भी लिखो ना, तो उसे भी लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखिए बेटा, एक सैलरीड पर्सन है, एक बिजनेसमैन है, उसका वो बिजनेस है, तो हम लोग अकाउंटिंग हिसाब किताब तो हर कोई लिख सकता है बेटा, लेकिन स्पेशली बिजनेसमैन अपने बिजनेस का हिसाब किताब लिखते हैं, ताकि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो हमको पता रहे। हमें ये भी पता रहे, कभी किसी को उधारी में बेचते तो उससे कितना लेना है, कभी उधारी में खरीदते, उधारी मतलब क्रेडिट में परचेज सेल हो रहा है, तो उधारी में मैंने खरीदा तो मुझे किसी को पैसा देना है, तो कितना देना है, वो सारी चीजें हमको पता रहे, इसीलिए हम उस हिसाब किताब को लिखते हैं। तो स्पेशली हम भी जब पढ़ेंगे, मेनली हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे, ठीक है। लिख वो सैलरीड पर्सन भी करता है, उसका बहुत ज्यादा नहीं होता लिखने का, बिजनेस में बहुत होता है, ठीक है। अब मैं नॉन प्रॉफिट क्या होता है उसमें मैं 2 मिनट में आता हूं। अभी यही हम बिजनेस वाला जो पार्ट है उसको और अपने इमेजिनेशन को बढ़ाओ बेटा। अब ये बिग बाजार है, ठीक है। अब हम इमेजिन बिग बाजार, अब मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। बिग बाजार पता है ना आपको? ओके, नाउ इमेजिन बिग बाजार। अब मेरे को एक बात बताइए बेटा, क्या ये जो ट्रांजेक्शन है, अब आपने सोचे, ये सोचो, ये यहां पर ये सोचो, इसको थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर आते, छोटा मोटा बिजनेस रहे, आपने लिख दिए यहाँ पिछली स्लाइड में 4-5 आइटम लिखा, सेल, परचेज, रेंट, है ना, और बता दिया प्रॉफिट है 25,000 रुपए। अब सोचो बिजनेसमैन के, इमेजिन करो आप, बिग बाजार एक ऑर्गेनाइजेशन, जब आप उस मॉल में जाते हो, वो बिग बाजार की इसमें जाते हो, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स के रहते होंगे पूरे साल में, भीड़ रहती है, जब मेगा सेल लगता है बोलते भीड़ रहती है। अब आप सोचो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग क्या ये पॉसिबल होता है कि जो इतने सारे प्रोडक्ट्स वो बेचते, उसको वो दिमाग में रखे कि कितने में बेचा? क्या ये चीज पॉसिबल है? 2, 4, 5, 10 समझ में आता है, हजारों कस्टमर्स है उनके, हजारों बार सेल्स हो रहा है उनका पूरे साल में, क्या ये पॉसिबल है कोई बिजनेसमैन के लिए, किस बिग जो आपके बिग बाजार के ओनर के लिए क्या पॉसिबल है एज ह्यूमन बीइंग, उस चीज को अपने दिमाग में रखे कि कितना सेल हुआ, कब बेचे, कितने में बेचे, एंड ऑल दैट, कौन सा प्रोडक्ट बेचा? अरे भाई ये लाखों प्रोडक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, तो कौन सा बेचे, कब बेचे, कितने में बेचे, क्या ये पॉसिबल है क्या? तो सबसे पहले मेरे ये पॉसिबल नहीं है बेटा। तो सबसे पहले वहां पे उनके थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर, ठीक है, मेरी बात अच्छे से समझना बेटा, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर, इतने कस्टमर्स होते, किसको कितने में बेचे, क्या ये पॉसिबल है? अब आप देखो, अब बिग बाजार में जब जाते हो या कोई और शॉपिंग मॉल में जाते हो, फ्रूट प्रोडक्ट जहां होते, तो आप देखो राइट हैंड साइड पे, यहां पे आपको मैं जूम करके बताता हूं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स आपके रखे हुए, ये प्रोडक्ट्स रखे हुए आपके, ठीक है, यहां पर आपका ये प्रोडक्ट्स रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए, ये प्रोडक्ट रखे, कितने प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हुए? अब आप मेरे को बताओ, क्या हमको ये जो इतने प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, उन्होंने खरीद के लाए ताकि हम उसको बेच सके? तो बेचते वक्त हजारों कस्टमर है, अरे भाई प्रोडक्ट तो कितने रहते, हो सकता है लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हो, छोटे छोटे कितने प्रोडक्ट्स होते। तो आप सोचो एज ए ह्यूमन बीइंग, क्या ये पॉसिबल है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे रखे हुए बेटा, उसको क्या है आपके लिए पॉसिबल है, जो प्रोडक्ट्स रखे वो बिजनेसमैन के लिए क्या पॉसिबल है, जो एक इंसान है, कि अपने दिमाग में रखे कौन सा प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है, क्या साइज है, कितने में मैंने खरीदा था, क्या पॉसिबल है इसके लिए याद करना? पॉसिबल नहीं है। अब आप जाओ, आपने सपोज बिग बाजार में गए, आपने बोले कि यार वो प्रोडक्ट है, बोले सर 1 मिनट में देख के बता, वो बोलते हैं ना मैं देख के बता, सिस्टम पे देखते, तो देखता इतने आए थे, इतने बिक गए, तो लिख रखता है उसको, उसको याद करना ह्यूमन बीइंग के लिए प्रैक्टिकल, वो पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो इतने सारे जो ये प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे रखे हुए, इसे
हम लोगों को याद रखना कि कितने प्रोडक्ट कितने में, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर तो है ही बेटा, थाउजेंड ऑफ कस्टमर तो है ही। इज इट पॉसिबल, मैं यहां पे लिखता हूं, इज इट पॉसिबल okay, is it possible to remember all those transactions? क्या ये पॉसिबल है कि सारे ट्रांजेक्शन हमारे जो कस्टमर्स के साथ हो रहे, ये हम कुछ परचेज करके ला रहे, उसका चीजें सारे हमारे दिमाग में रहे? द आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर all those transactions as human being। इंसान है यार, हम कैसे याद रखेंगे उसको, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? इट मीन्स वी हैव टू रिकॉर्ड इट। हमें वो याद रहने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लिखना जरूरी है क्योंकि याद नहीं रख सकते, और हमको अपना प्रॉफिट पता लगाना है, कितना प्रॉफिट और लॉस और बहुत सी दूसरी चीजें भी पता लगाना है बिजनेस की, वो बिना लिखे नहीं होगा। अब मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज रिकॉर्ड? आपने बोले हाँ लिखना जरूरी है बेटा, व्हाट इज रिकॉर्ड? तो मैं कहता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं, ये क्या चीज है? व्हाट इज रिकॉर्ड? तो रिकॉर्ड का मतलब होता है, रिकॉर्ड मीन्स समथिंग इन राइटिंग। कुछ राइटिंग में, समथिंग इन राइटिंग, है ना। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ आपने लिखे हो, समथिंग इन क्या? राइटिंग, राइटिंग, समथिंग इन राइटिंग, आपने कुछ लिखे हो। अब ये मेरे सामने क्वेश्चन होता है, व्हाट इज समथिंग, है ना। ये आपने बोले भाई याद नहीं रहता हमको, तो हमने उसको लिखे, आपने बोले उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करो मतलब क्या? उसको राइट करो, ओरल याद नहीं कर, ओरल ही नहीं होता वो, उसको लिखना पड़ता है। अब समथिंग इन राइटिंग का मतलब क्या होता है? अब मैं नीचे यहां पे लिखता हूं बेटा, व्हाट टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करो। आप बोले समथिंग इन राइटिंग हो, समझ क्या है व्हाट इज समथिंग इन राइटिंग? समथिंग इन राइटिंग मतलब बेटा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के, जो हमने अभी देखे परचेज सेल, है ना, वो सारे जो चीजें होती है उसको आपने लिखे, रेंट इलेक्ट्रिक जो खर्चे भी लिखे सारे, यहाँ पे इतने प्रोडक्ट जो खरीद के लाया, इतना जो बेच रहा, ऑल दीज आर ट्रांजेक्शन। और जो प्रॉफिट हुआ दैट इज इवेंट। तो उसको ट्रांजेक्शन और जो इवेंट्स होती है बेटा वो ऑफ फाइनेंशियल, कैसी है? ऑफ फाइनेंशियल, ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्ड, ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी रिकॉर्डेड। दिख रहा है आपको? एक सेकंड में नीचे लिख देता है यहाँ पे, ऑफ टू बी रिकॉर्ड। जो फाइनेंशियल नेचर की होती है बेटा उसको रिकॉर्ड करना है हमको। क्यों करना है हमको? तो क्यों? ट्रांजेक्शन इवेंट फाइनेंशियल नेचर के होना चाहिए। व्हाट इज फाइनेंशियल नेचर? पैसे में जो मेजर करा जाता है ना, जो आप मनी में उसके कोई बोली लगाते उसको आप लिखते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आगे भी हमको बहुत सी चीजें पढ़ना रहेगा। अगर मेरा कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, मेरे ऑफिस में मेरा एम्प्लॉय सही में बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा है, ऑनेस्ट है, वो कभी उसने कुछ बेईमानी नहीं किया, अपना काम बराबर करता है, अच्छा बच्चा है, मगर मैं उसकी अच्छाई है तो मैं क्या लिखूं? बहुत ही अच्छा ऑफिस बॉय है मेरा, बड़ा अच्छे से काम करता है, ऑनेस्ट है, कभी कोई बेईमानी नहीं किया, मैं क्या लिखूं उसको? अरे भाई वो हमारा इंटेंशन नहीं है, हमारा उद्देश्य है परफॉर्मेंस देखना, और दूसरी चीजें भी हम देखते हैं। एक उद्देश्य बता रहा हूं, परफॉर्मेंस देखना कि इंफॉर्मेशन मिले। परफॉर्मेंस क्या? कि प्रॉफिट हुआ, का लॉस हुआ, इसलिए उसको लिखो ट्रांजेक्शन को। तो जो भाई फाइनेंशियल नेचर की चीजों को लिखो तो प्रॉफिट और लॉस पता लगा पाओगे। कोई मेरा एम्प्लॉय बड़ा अच्छा नेचर है यार, बड़ा अच्छा लगता है से बात करके, अच्छा स्वभाव का, बड़े अच्छे से बात करता है, वो लिखू बड़े अच्छे नेचर का, मेरे को क्या करना उससे, मेरे प्रॉफिट को क्या लेना देना। तो जो फाइनेंशियल नेचर की चीज है उसी को हम अपने, उसको हम लिखते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये हुआ कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल तो हम ट्रांजेक्शन लिखते, रिकॉर्ड करते। रिकॉर्ड मतलब क्या? समथिंग इन राइटिंग, समथिंग इन मतलब
जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन और इवेंट है उसको लिखते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, वाई टू रिकॉर्ड, क्यों रिकॉर्ड करते होंगे बेटा, आपको कहा मैंने, टू गेट मोर इंफॉर्मेशन, टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अलावा कुछ और चीजें भी देखते हैं, पोजीशन कैसी, किससे लेना है किससे देना है। अभी मैं आपको एग्जांपल के परफॉर्मेंस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो प्रॉफिट कैसा हमारे बिजनेस का, उसके लिए हम इसको रिकॉर्ड करते ताकि हमको क्या मिले, इंफॉर्मेशन। तो मैंने कहा भाई कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता उसको याद रखना, तो हम उसको लिखते हैं, रिकॉर्ड करते, क्योंकि इतने सारे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, इतने सारे कस्टमर्स होते, इतनी बार बेच, तो लिखना जरूरी होता है। रिकॉर्ड मतलब क्या, समथिंग इन राइटिंग। राइटिंग में क्या हर चीज लिखते नहीं, जो फाइनेंशियल नेचर की है, जो मनी में, जिसको पैसों में तोला जा रहा है, जो ट्रांजेक्शन और इवेंट है, उसको हम लोग लिखते हैं बेटा यहाँ पे। और उसके बाद व्हाट टू रिकॉर्ड, क्या लिखा जाता है, सॉरी वो क्या, फाइनेंशियल नेचर। क्यों लिखते, ताकि हमको इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा उस बिजनेस के बारे में पता चले कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। अभी मैंने ये नहीं कहा आपसे दो चीज, हाउ टू रिकॉर्ड, कैसे लिखते हैं, वेयर टू रिकॉर्ड, कहां लिखते हैं, उसका वक्त आएगा। अभी तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एकदम बेसिक है, तो मैं बताऊंगा कि हाउ, इसका एक सिस्टम होता है आपका, ठीक है। एक हाउ टू रिकॉर्ड, उसका एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि आपने एक रजिस्टर लिए, या आप देखोगे अभी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हाउ टू रिकॉर्ड, उसका एक तरीका होता है कैसे। और दूसरी चीज आपका वेयर टू रिकॉर्ड, उसको कहां लिखा जाता है सर, वेयर टू रिकॉर्ड, उसको कहां लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाता है और कहां लिखा जाता है, उस पर भी अपन बात करें। तो बहुत से कारण है, पहले तो रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्ड राइटिंग में होना और फाइनेंशियल नेचर की चीज होना, ताकि हमको इंफॉर्मेशन प्रॉपर परफॉर्मेंस की पता चले। लेकिन उसको कहां लिखना है और कैसे लिखना है वो हम पढ़ेंगे आगे, ओके। तो इसीलिए हमको अकाउंटिंग करना जरूरी होता है, नीड ऑफ अकाउंटिंग। उसको हिसाब किताब को, अभी अकाउंटिंग वर्ड भी यूज नहीं करता, मैं धीरे धीरे आपको लेके आऊंगा। हिसाब किताब को लिखना हमारा यहाँ पे जरूरी होता है। अब आप सोचो और बड़ा सोचो, अब आप इमेजिन करो बेटा फ्रॉम रिलायंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको मैं जूम करता हूं, ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स दी हुई है रिलायंस कंपनी, स्टैंड अलोन मतलब दूसरी कंपनी नहीं है, रिलायंस एक इंडिविजुअल अपनी रिलायंस इंडस्ट्री की, रिलायंस कंपनी का परफॉर्मेंस देखो आप, ये वो देखो, पहली चीज आप यहाँ पे दिया था, ये रुपीज इन करोड़ से, जो फिगर दी किसमें, करोड़ों में है, वो करोड़ में है, ठीक है। तो अगर 2 लिखा तो विल कॉल इट 2 करोड़। अब मेरे को बताओ, मैं परफॉर्मेंस बताता हूँ उसका। यहाँ पे जो उसका सेल्स हुआ है बेटा रिलायंस कंपनी का, जरा जरा अच्छे से देखना, ठीक है। रिलायंस कंपनी का जो मेरा यहाँ पे सेल हुआ है, ओके, अब ध्यान से सुनो, 2019-20 FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में उसका सेल ये था 3,65,202 करोड़। समझा क्या बोला मैंने, 3,65,202 करोड़ का सेल्स हुआ था। ये उन्हीं की वेबसाइट से, रिलायंस की वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूं, ये उनका ये सेल हुआ था। अब मेरे को बताओ, जिस कंपनी का लाखों, 3,65,202 करोड़ का सेल है, वो 3,65,202 नहीं है, वो 3,65,202 करोड़ है, रुपीज 2 करोड़ है, उतने का उनका सेल्स हुआ था। अब बताओ मुकेश अंबानी को ये इतना जो सेल्स हुआ, वो दिमाग में रख सकता है कि भाई इतने का सेल हुआ, बोलेगा कैसी बात करते हो, मेरे को नहीं याद रह सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको लिखना जरूरी है। कौन सी चीजें रिलायंस कंपनी लिखती होंगी, वो जो फाइनेंशियल समथिंग इन राइटिंग, क्या लिखती होंगी, जो फाइनेंशियल नेचर के है, ट्रांजेक्शन और इवेंट। अच्छा, क्यों लिखते होंगे, ताकि वो ये फिगर्स पता लगा सके, भाई बहुत से नीचे खर्चे भी लिखे, प्रॉफिट भी लिखा है, वो ये पता लगा सके कि कितने का सेल्स हुआ, कितने के खर्चे हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, इन्हें पता लगाने, टू गेट द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम करते हैं बेटा। अब कैसे लिखते और कहां लिखते, वो एक डिफरेंट इशू, इस पर हम बाद में बात करने वाले। तो ये लिखना हमारे लिए इसीलिए जरूरी है। इमेजिन प्रैक्टिकल लाइफ से आप कनेक्ट करो सारी चीजों को। अच्छा, रिलायंस कंपनी को इतना सेल्स है, देखो इतना सेल्स है उन लोग का। 18-19 में और ज्यादा सेल्स था, फिर 19 में थोड़ा कम, लेकिन आप देखो पहले कम कम था, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया, ये बढ़ा ये बढ़ा ये बढ़ा, बढ़ता जा रहा था वो, फिर थोड़ा सा यहाँ कम हुआ। एनीवेज,
तो ये उनका तो क्या ये उनको, ये करोड़ में फिगर है, तो क्या उनको ये याद रहेगा? क्या ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बेटा हमारे लिए ये सारी चीजों को लिखना जरूरी होता है अकाउंटिंग में। अदरवाइज हिसाब किताब, मैं सरल भाषा में अकाउंटिंग वर्ड भी नहीं बोलता, हिसाब किताब लिखना जरूरी है। जभी तो ये फिगर्स पे आएंगे, जभी तो परफॉर्मेंस रहेगा। अब गवर्नमेंट भी हमको बोलती है लिखो इसको, क्यों? क्योंकि हम अपने मुनाफे में, हम हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देते ताकि हमारी कंट्री चल पाए। डिफेंस में खर्चा होता है, गवर्नमेंट रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एजुकेशन, कितनी चीजें गवर्नमेंट खर्च करती है। तो वो कहां से खर्च करती है? वो ये टैक्सेस जो हमसे कलेक्ट करती है, तो उससे खर्च करती है। तो इसमें जो प्रॉफिट और प्रॉफिट का कोई हिस्सा हम उसको देते, कुछ हिस्सा, उसके कुछ अलग रूल्स है, और गवर्नमेंट उसको, तो गवर्नमेंट भी कहती है बराबर अकाउंटिंग करो, बराबर हिसाब किताब लिखो, तो ही तो आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा, फिर हम आपसे टैक्स लेंगे और फिर हम कुछ कंट्री के लिए खर्च किया जाता है। ओके, तो हमने ये चीज बात की बेटा। तो इसीलिए हमेशा रियल लाइफ से आप कनेक्ट करो, सब्जेक्ट बहुत आसान है। और कौन अकाउंट, तो आप मेरे को बताओ, अभी हम सैलरीड और बिजनेसमैन पे ही रहते हैं, आप मेरे को बताओ बेटा सैलरीड और बिजनेसमैन में आपको किसकी अकाउंटिंग कर दोनों सकती है चीज दिमाग में, हर इंसान करता है, आप भी कर सकते हो अपनी अकाउंटिंग, हर कोई कर सकता है, उसका एक तरीका होता है, आगे हम सीखने वाले। मगर मेनली अकाउंटिंग कौन करता हूं? बिजनेस की, बिजनेस की अकाउंटिंग मेन करते होंगे टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस। उसका मेन मोटिव होता है कि परफॉर्मेंस में पता लगा। इंडिविजुअल इंसान जो बिजनेस नहीं करे, जो सैलरी, उसको ज्यादा फिक्र नहीं रहती, अरे भाई सैलरी आई, इतनी आई, पता इतना खर्च होगा, उसमें क्या लिखना, चाहे तो वो भी कर सकता है, परफॉर्म, उसका प्रॉफिट नहीं होगा, मगर इनकम कितनी सैलरी आई, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ, ग्रोसरी में कितना खर्चा हो गया, आपका फिर बच्चों के कपड़ों पे कितना खर्च हो गया, फिर एजुकेशन पे कितना खर्च हो गया, घर बनाए तो कितने में घर बना, वो सारी चीजें भी वो लिख सकता है। लेकिन मेनली जो रहता है फोकस किसका रहता है हिसाब किताब पे, मेनली जो अकाउंटिंग करता है बिजनेसमैन का रहता है। बिजनेसमैन का भी, वो भी बिजनेस का करता है हिसाब किताब। ओके, अब और कोई अपना इस तरीके से हिसाब किताब में ध्यान रखता हूं? हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एक चैप्टर भी, क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अब आप देखो, बिजनेसमैन अभी बोल रहा है कि बिजनेसमैन को परफॉर्मेंस देखना है, परफॉर्मेंस देखना है, अपना प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ, पता लगाना है, तो वो अकाउंट, उस हिसाब किताब लिखता है। और बहुत ज्यादा रहता है, जैसे बिग बाजार का एग्जांपल दिया, रिलायंस की हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी, अभी हाईलाइट देखी हुई कितनी थी उनकी। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने सुनेंगे रतन टाटा जो है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है। रतन टाटा एक ट्रस्ट है बेटा, ये बहुत डोनेशन करते हैं। अब एक रतन टाटा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का जो काम है, बहुत से एरिया में काम करते हैं, मतलब सोशल वर्क बहुत करते हैं। वो पैसा देते हैं कि एजुकेशन पे खर्च करो, वो देते हैं कि भाई रूरल डेवलपमेंट हो, उस पर खर्च करते। मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें, इनकी रिपोर्ट बताता हूँ मैं आपको। डेवलपमेंट पे खर्च हो, वो हेल्थ केयर पे के लिए भी बहुत पैसा देते हैं, लोगों के हेल्थ केयर के लिए भी बहुत पैसा देते हैं। कोई इनोवेशन होते, स्टार्टअप, छोटे छोटे बिजनेस, उसमें पैसा देते, इनोवेशन के लिए देते हो। कोई इनोवेट करता है, उसको बोलते लो ये लो पैसा लो और अपने आप को बढ़ाओ आगे। तो ये एक हुआ हमारा यहाँ पे, कि यहाँ पर हमने कहा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको, इनको क्यों हिसाब किताब लिखते होंगे, मैं सोच रहा हूं ऐसा, कि ये क्यों हिसाब किताब लिखते होंगे बेटा, इनको क्या जरूरत है, इनको तो प्रॉफिट कमाने का मोटिव ही नहीं है इनका। ये तो एजुकेशन के लोगों के लिए दान देते हैं, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के लिए दे देते हैं, हेल्थ केयर के लिए, तो ये तो दे देते हैं बेटा, है ना? तो क्यों देते होंगे? डोनेशन देते ही है कि उन लोगों की भी ग्रोथ हो, लोगों की। अब ये जो ट्रस्ट है बेटा, इसका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, तो क्या ये हिसाब किताब लिखता होगा क्या? हाँ बिल्कुल लिखते होंगे, क्योंकि इन्हें भी तो बताना है। कुछ ट्रस्ट ऐसे होते, कुछ क्या ज्यादातर ट्रस्ट ऐसे होते बेटा, जो लोगों से पैसा डोनेशन लेते। तो जब हमने किसी से डोनेशन लिए बेटा, तो वो उसको रहेगा कि नहीं भाई, हिसाब किताब लिखते हो कि नहीं? ऐसा तो नहीं आपने डोनेशन ले लिया और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो और अपने पर्सनल पर्पस के लिए लोग उसको मिसयूज कर लिए, जिनका ट्रस्ट है, नहीं। तो वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज हो, प्रॉपर कहाँ पैसा, कहाँ से डोनेशन से कितना आया, कहाँ कहाँ खर्च करे, प्रॉपर हिसाब किताब लिखो। अब मेरे को बताओ, इतने रिस्पेक्टफुल इंसान है ये रतन टाटा, इतने रिस्पेक्टफुल इंसान है, सही में बहुत सोशल वर्क करते हैं ये, वेरी डिसेंट गाय, बहुत ही कम वो है उनका, बहुत सोबर इंसान है और बहुत अच्छा काम करते हो वो। डोनेशन से सब भी बहुत होते, उन्हीं की ट्रस्ट है रतन टाटा ट्रस्ट।
तो जब ये इतना खर्च करते थे तो मुझे बताओ वो हिसाब किताब लिखेंगे नहीं लिखेंगे? गवर्नमेंट को बताते देखो ऐसा परफॉर्मेंस और एजुकेशन में इतना खर्च किया, हमने इतना खर्च किया, लाखों मिलियंस में रहते, मैं बताता हूँ अभी उनके फिगर्स, इतना रहता है बेटा वो लोग, तो कैसे उनके लिए याद रहेंगे? उनको भी तो देखना है कि हमने उनका परफॉर्मेंस प्रॉफिट नहीं है, लेकिन देयर परफॉर्मेंस कि हमने हेल्थ केयर सिस्टम पे कितना खर्च करे, एजुकेशन पे कितना खर्च करे, वो उनको देखना है। तो क्या उनके लिए ये पॉसिबल है कि बेटा उस चीज को वो याद रखे, याद रहे कि हाँ हाँ दिमाग में रहेगा? हाँ नहीं, उसे भी लिखना जरूरी, मतलब वो एक सैलरीड पर्सन भी लिखता है, चाहे तो लिख सकता है, एक बिजनेसमैन तो स्पेशली लिखता है अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसा हुआ, लेकिन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी लिखता है कि डोनेशन कितना आया, कैसे आया, कितना किससे कितना आया है बेटा, उसकी डिटेल, किस जगह पे हमने उस डोनेशन को खर्च किए, एजुकेशन पे करे, रूरल डेवलपमेंट पे करे, हेल्थ केयर पे करे, कितना हमने उसको खर्च करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी हिसाब किताब दिखता है, इवन दो उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो मैं आपको ये चीज समझ में आ रही हूँ कि ये हिसाब किताब लिखना कितना जरूरी है। जब लिखोगे जब भी पता रहेगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको याद नहीं कर सकते, बिग बाजार वाला याद नहीं कर सकता, रिलायंस याद नहीं रख सकता, एक छोटा बिजनेसमैन भी नहीं रख सकता इतना याद। तो उसको लिखना जरूरी, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी लिखती है कि वो बता सके कि डोनेशन कितना आया, कहां का एरिया में खर्च करे। अब हम एक एनुअल रिपोर्ट में आपको बताता हूं। ओके, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा, ये एक एनुअल रिपोर्ट है आपकी। किसकी एनुअल रिपोर्ट है? रतन टाटा ट्रस्ट की। अब देखो जो उन्होंने खर्च किया, आपके सामने ये फिगर थे जो उन्होंने खर्च किए बेटा, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, तो ये ग्रीन कलर में जो टोटल अमाउंट जो इस साल खर्च किए वो आपका हेल्थ केयर सिस्टम पे 63% हेल्थ केयर सिस्टम पे वो खर्च करते। कितना अच्छा काम है, तो इतना खर्च वो करते। अब आपको यहाँ पे उन्होंने फिर जैसे बहुत सी जगह खर्च करे, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। एजुकेशन के लिए उन्होंने 6% खर्च करे, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए 9% खर्च हुआ बेटा, ठीक है। अर्बन पावर्टी एलिवेशन, पावर्टी हटाओ, उसके लिए उन्होंने 4% खर्च करे। तो इस तरीके से वो खर्च कर रहे। तो उन्हें कैसे पता इतने परसेंटेज खर्च करे? क्योंकि उन्होंने इसको लिख रखे हैं, जब भी तो उनको पता चला कि टोटल इतना खर्च करे। उसमें से हेल्थ केयर पे उन्हें, ये टोटल में से इस हेल्थ केयर पे उन्हें इतना खर्च करे, फिर आपका वाटर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, रूरल अपलिफ्टमेंट पे खर्च करे, एजुकेशन पे करे, पावर्टी के लिए करे, आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ खर्च करे, इंस्टीट्यूशंस को दिए, इनोवेशन किसी उसको दिए। तो इन्होंने इतना खर्च किए बेटा। तो वो ये कैसे पता? आपको पता है फिगर्स किसमें, रुपीस में, मिलियन से, मिलियन समझते, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो वो आपको जो 441 मिलियंस, मतलब 1 मिलियन 10 लाख का, तो उसको उस फिगर को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, उतने रुपए है वो। कितनी बड़ी अमाउंट। तो कैसे उनको पता ये फिगर्स? आप सोचो, ये कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को जो रतन टाटा ट्रस्ट है, इन्हें कैसे पता चलेगा बेटा कि इतना खर्च हुआ, इतना हमने खर्च किया? कैसे पता चलेगा? जब आप उस चीज को लिखोगे। एज ए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल हमारे लिए नहीं है इन चीजों को याद रखना बेटा, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसे लिखना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग करना जरूरी होता है कि हिसाब किताब को लिखो, ताकि अब परफॉर्मेंस किससे लेना है, किसको देना है, सारी चीजें हमको जानकारी पता रहे। तो आज हमने सिर्फ अभी कितना डिस्कस करे? कुछ भी नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कहा। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग मैंने आपसे कहा नहीं। नेक्स्ट सेशन आज हम लोग इसको यहीं पे खत्म करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन है का व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, उस पे मेरे को अकाउंटिंग का मीनिंग समझाने पूरा एक सेशन लगेगा। वो नेक्स्ट सेशन रहेगा, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, उसको समझने एक सेशन लगेगा। तो डीप में जा जाके इस चीज को, कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, यहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने लिखा, या आपने भी लिखना इसको, आपने ऐसे अपने नोट्स में से नॉर्मल लिखना, बिग बाजार वहां पे सो मच ऑफ गुड्स, ऐसे इमेज तो नहीं आप बना पाओगे रफली। तो आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि ये चीज जब आप रिवाइज करोगे बेटा, आपको समझेगा अच्छा सर ने ऐसा बताए थे ना। 6 महीने बाद भी अपना आप नोटबुक देखो तो आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में साइकिल चलना चाहिए कि क्लास में इस तरीके से बोला गया था, सर ने ये बताए थे, सर ने ये चीज हुई थी। तो आप बड़े अच्छे से कनेक्ट हो। रिवीजन भी बहुत स्पीड में होता है। तो ये जो 2 स्लाइड है, एक ये स्लाइड और एक ये स्लाइड, इसको लिखना। और बहुत एक और चीज मैं कह रहा हूँ, बहुत ऐसा नहीं कि सजा के डेकोरेट करके लिखना, नहीं, सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल अपनी राइटिंग रही तो भी चलता, बस आपको समझे ऐसी राइटिंग रहे बेटा। जब आप रिवाइज करो तो आपको समझे अपनी राइटिंग, ऐसा भी नहीं कि अपने को नहीं समझ रहा। उसको लिखो, सजावट पे ज्यादा ध्यान मत देना, कंसेप्ट पे ध्यान। सजावट मतलब सजा रहे, उसको डेकोरेट कर, डोंट डू ऑल दिस, जैसा बस नॉर्मल लिखो, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आज का सेशन हमारा
यहाँ पे खत्म होता है। आपको कोई होमवर्क नहीं, भी 2-3 सेशन कोई होमवर्क नहीं, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आऊंगा उसके बाद हम होमवर्क मिलेगा। तो टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट करना नहीं भूलना, लाइक करोगे वीडियो को, कमेंट करना नहीं भूलेगा। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है प्लीज कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। टेक केयर, बाय बाय।